जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध अंतर्राष्ट्रीय संबंध चालू ही होता है प्रथम विश्व युद्ध से। तो पहले हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध है क्या, हम क्यों इसे प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं। तो देखिए, युद्ध, सबसे पहले तो युद्ध जान लेते हैं। युद्ध आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे, युद्ध किसे कहते हैं। जब कोई आपस में लड़ता है, कोई देश, व्यक्ति, कोई भी यदि आपस में लड़ रहा है तो हम उसे युद्ध कहते हैं। मगर प्रथम विश्व युद्ध या महाविश्व युद्ध, विश्व युद्ध क्यों इसके आगे जुड़ गया, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, लगभग इस समय देश में 195 देश हैं। कितने हैं? तो 195 देश हैं और इनमें से लगभग सभी या अधिकांश देश यदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी युद्ध में यदि सम्मिलित होते हैं तो उस युद्ध के आगे हम लोग, ये तो हो गया युद्ध, मगर उस युद्ध के आगे हम लोग क्या लगा देंगे? महा लगा देंगे, महा हो जाएगा। जब इनमें से अधिकांश देश या लगभग देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यदि उस युद्ध में सम्मिलित हो तो उसे हम लोग उस युद्ध के आगे हम लोग महा लगा देंगे, इसलिए वह महायुद्ध कहलाने लगेगा। और यह प्रथम कैसे पड़ गया? तो जो यह सम्मिलित होकर के जब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 195 देश जब एक साथ लड़ रहे थे, और कब लड़े, सर्वप्रथम वह कब लड़े, तो उसे ही हम लोग प्रथम कहते हैं। प्रथम तो वह लड़े 28 जुलाई 1914 से चालू हुआ और 11 नवंबर 1918 को जर्मनी के आत्मसमर्पण करने के बाद यह समाप्त हो गया। तो हम लोग जान गए कि प्रथम विश्व युद्ध कहते किसे हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध आप लोगों ने देखा कि यदि एक से अधिक या पूरे विश्व में 195 देश हैं, उसमें से अधिकांश देश या लगभग देश यदि सम्मिलित होते हैं प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, तो उसे हम लोग महायुद्ध कहते हैं, विश्व युद्ध कहते हैं। और यह ऐसा संयोग कब हुआ कि जब पूरे विश्व एक साथ लड़ने लगा, तो 28 जुलाई 1914 को ऐसा संयोग बना और सभी लगभग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष देश से सभी जो देश थे, राष्ट्र थे, वह सभी उसमें सम्मिलित थे। अब देख लेते हैं हम लोग कारण, इस प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या है भैया। मान लीजिए कोई भी घटना होती है तो अकस्मात नहीं हो जाती है, उस घटना को बड़ा होने में, उसे विस्तृत होने में बहुत सारे कारण होते हैं जो उसके उत्तरदायी होते हैं। तो हम लोग आज 10 कारण देखेंगे इसके। कितने? 10 कारण। तो देखिए, पहले यह युद्ध जो है यह कब चालू हुआ? 1914 को चालू हुआ, मगर इसके कारण कब से बनना चालू हो गए? तो आप लोग को जानकर आश्चर्य होगा कि इसके कारण 100 वर्ष पहले से ही बनना चालू हो गए थे। कितने वर्ष? 100 वर्ष पहले से इसके कारण बन रहे थे। आप लोग पूछेंगे हुआ कैसे? तो देखिए, जो विनया कांग्रेस था 1815 में बना था। विनया कांग्रेस 1815, यह किस लिए बना गया था? तो जो आप लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा। किसका भैया? तो नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के थे? तो वह फ्रांस के थे। एक बहुत ही अच्छे सैनिक थे, सैनिक ही थे, मगर वह सैनिकों का कमांडर थे। तो वह क्या थे? सैनिकों का कमांडर थे। और उन्होंने लगभग यूरोप के सभी देशों में भयाक्रांत कर दिया था, उन देशों को जीतते हुए, मारते हुए, कुचलते हुए, सबको परेशान कर दिया था। तो उस जो उनके अंदर जो राष्ट्र की हित की भावना छिपी थी, उसे दबाने के लिए 1815 में विनया कांग्रेस नामक एक संगठन बनाया गया। उन देशों के द्वारा जो देश उनसे परेशान थे, उसे हम लोग विनया कांग्रेस कहते हैं। और उसमें मुख्य तौर से यही किया गया कि जो राष्ट्रवाद की भावना है उसे कम किया जाए, उसे दबाया जाए। मगर उसके बावजूद भी राष्ट्रवाद दबा नहीं, वह पनपता रहा और राष्ट्रवाद इतना उग्र हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग राष्ट्रवाद की। इसका प्रथम कारण जो हो गया वो तो विनया कांग्रेस से ही चालू हो रहा था, मगर अब देखते हैं उग्र राष्ट्रवाद। तो देखिए, उग्र राष्ट्रवाद जब परेशानी किसने भैया? नहीं सॉरी, जब फ्रांस में राजकीय क्रांति हुई। कहाँ? फ्रांस में जब राजकीय क्रांति हुई, उससे उग्र राष्ट्रीयता की भावना और अधिक गति से विकसित हुई और अधिक फैली। और उसमें क्या हुआ कि सभी जो छोटे बड़े राष्ट्र थे, सभी में यह भावना पनप गई। और इसी उग्र राष्ट्रवाद के चलते ही जर्मनी में और फ्रांस में एकीकरण हो गया। फ्रांस में एकीकरण हुआ, जर्मनी में एकीकरण हुआ। और जब जर्मनी में एकीकरण हुआ तो लगभग उस समय बिस्मार्क थे वहां के शासक, उन्होंने
जर्मनी का एकीकरण करने के बाद इसे बहुत ही अधिक गति से, इसे तीव्र गति से ये महान कार्यों को करने लगे, जिससे सभी देशों में क्या होगा कि जर्मनी में एकीकरण हुआ है तभी वहां इतने अच्छे अच्छे महान काम हो रहे हैं, वह इतने प्रगतिशील हो रहा है जर्मनी। इसलिए जो आस पड़ोस के सभी देश से उन्होंने भी अपने अपने देश में एकीकरण करना चालू कर दिया। और हाँ, एकीकरण चालू कर दिया। और जो जर्मनी है, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, इनमें तो एकीकरण भी हो गया और उग्र राष्ट्रवाद की भावना भी जागृत थी। तो यह लोग सोचने लगे कि हमें, हमारे में तो राष्ट्रीयता की भावना बहुत ज्यादा है, इसलिए हम अपने राष्ट्र का विकास करते हैं, राष्ट्र को बढ़ाते हैं। बड़े बड़े जो राष्ट्र थे, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, यह छोटे लगे कि हम अपना साम्राज्य और विस्तृत करें और बड़ा करें। और जो छोटे छोटे देश थे, जैसे यूनान हो गए, सार्बिया हो गए, यह देश भी जो छोटे छोटे थे, वह भी यह सोचने लगे कि हम भी अपने देश का विस्तार करेंगे, हम भी अपने मुल्क को, अपने देश को बड़ा बनाएंगे। और यह भावना क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध को कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम लोगों ने उग्र राष्ट्रवाद देख लिया। अब हम लोग देखते हैं यूरोपीय देशों में साम्राज्यवादी भावना। यूरोपीय देशों में साम्राज्यवादी भावना, इसमें क्या है कि जब यूरोप में जब राष्ट्रवाद की भावना सवार हो गई, जब सभी पे राष्ट्रवाद की भावना सवार हो गई, वह उससे एकीकरण से प्रेरित हो गए, तो वह अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए तत्पर हो गए। और इसमें जो पर्सा की, हाँ, फ्रांस, यह जो फ्रांस है, इस फ्रांस के जो अधिकांश जो प्रदेश थे, वह 1870 से 71 में जर्मनी के एक साम्राज्य जिनका नाम था प्रसा। क्या नाम था भैया? तो उनका नाम था प्रसा। उन्होंने 1870-71 में आक्रमण करके इसकी प्रदेशों को छीन लिया था। किसके? फ्रांस के। यह सोचने लगा कि हम अपनी साम्राज्य का विस्तार वहां तक करेंगे, जो प्रसा ने हमसे युद्ध करके हमारा जो क्षेत्र, भूभाग, प्रदेश छीना है, उसे हम पुनः अपने यहाँ सम्मिलित करेंगे। और यह भावना सब में आ गई। इसलिए यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है प्रथम विश्व युद्ध कराने के। तो हम लोग यह भी देख चुके कि साम्राज्यवाद की भावना कैसे विकसित हुई। यह तो चाहता था कि अपना खोया हुआ हम प्रदेश वापस पा लें, मगर और भी जो देश थे, वह तो छोटे छोटे जो थे, वह बड़ा बनना चाहते थे, जो बड़े बड़े थे वह भी अधिक से अधिक। और इसमें जो अफ्रीका, एशिया, सुदूर पूर्व इत्यादि, यह जो क्या कहते हैं इसको, यह जो महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, सुदूर पूर्व, इनमें क्या कि शिक्षा थोड़ा कम विकसित थी, इनके जितना टेक्नोलॉजी नहीं थी पश्चिमी देशों जैसा, यूरोप देशों जैसा। तो यह लोग उसे हड़पना चाहते थे। किसे? एशिया को, अफ्रीका को और सुदूर पूर्व को, इत्यादि जो महाद्वीप थे जहां सभ्यता विकसित उतनी नहीं हुई थी, जहां के लोग अशिक्षित थे, उन्हें यह लोग हड़पना चाहते थे। यह था साम्राज्यवादी भावना का विकास। दूसरा कारण अब हम लोग देख लेते हैं औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा। औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, तो औद्योगिक क्षेत्र में क्या होगा कि 19वीं सदी में इंग्लैंड में सबसे पहले उद्योग का विकास हुआ। उद्योग का विकास सबसे पहले 19वीं सदी में इंग्लैंड में हुआ। उसके बाद 20वीं में जर्मनी भी इसमें सम्मिलित हो गया, फ्रांस भी हो गया। उसके बाद से इटली, रूस, यह सभी देश क्या हो गए? यह औद्योगिक क्षेत्र में कूद पड़े, अपने उद्योग का विस्तार करने लगे। और जब बताइए कच्चे मालों को अपने देश में बनाया जाएगा तो अपने ही देशों में तो बेचा भी नहीं जाएगा ना। मान लीजिए कोई दुकानदार हो, हम लोग आमतौर पे समझ लेते हैं अपने गांव में, अपने शहर में, यहाँ की हम लोग बात उठा करके देख लें तो कोई भी दुकानदार यदि हो गया तो वह यदि अपने घर पे कुछ लाता है, बनाता है, तो वह अपने घर में नहीं बेचेगा। कोई कौन खरीदेगा उसे अपने ही घर में? तो देखिए कोई भी सामान होता है यदि बनता है तो उसे बेचने के लिए एक बाजार चाहिए, बाजार चाहिए ही चाहिए। तो यह जो औद्योगिक क्षेत्र में स्पर्धा है, तो इसमें जो 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक जो औद्योगिक क्षेत्र में विकास हुआ, उस विकास में जो
कच्चे माल जो थे उन्हें जब बना दिया जाता था, एक अच्छा प्रोडक्ट बना दिया जाता था, तो उन्हें बेचने के लिए क्या चाहिए, बाजार चाहिए। और बाजार के रूप में इन्हें मिल गया एशिया, अफ्रीका, सुदूर पूर्व। एशिया, अफ्रीका और सुदूर पूर्व, और वह उन इलाकों को जीतने लगे, हड़पने लगे, उन पे आक्रमण करने लगे और अपने अधीन बनाकर उन्हें अपना बाजार बनाए, उपनिवेश बनाए और फिर अपना सामान उसमें बेचने लगे। जैसे भारत किस देश का उपनिवेश बना था, तो इंग्लैंड का बना था। किसका बना था भैया, तो इंग्लैंड का बना था। और ये कहाँ है, तो यह एशिया महाद्वीप का एक देश है। तो वैसे ही एशिया, अफ्रीका और सुदूर पूर्व के इत्यादि देशों में बहुत सारे जो देश थे, उन सभी में यह लोग क्या किए थे, आक्रमण करके उन्हें अपने अधीन कर लिए थे और उनमें उसे अपना बाजार बनाकर वहां अपना प्रोडक्ट बेचा करते थे। अब देख लेते हैं यूरोप में बढ़ता हुआ सैनिकवाद, यूरोप में बढ़ता हुआ सैनिकवाद। तो आप लोग को बता दें कि 1914 से पहले 1870-71 में जो परसा ने जर्मनी पर आक्रमण किया था, तो उससे फ्रांस ने भयक्रांत होकर वह क्या किया, अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार करने लगा। कौन, फ्रांस क्या करने लगा, फ्रांस अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार करने लगा। और इस समय जब यह विस्तार कर रहा था, तो उस समय यहाँ जर्मनी के राजा कौन थे, तो वहां बिस्मार्क आ चुके थे। और बिस्मार्क ने सोचा कि जो परसा ने इस पे आक्रमण करके फ्रांस पे 1870-71 में जो उसकी भूभाग को अपने अधीन कर लिया है, इससे यह शक्तिशाली हो जाएगा फ्रांस, तो क्या करेगा भैया, आक्रमण करके छीन लेगा। इसलिए बिस्मार्क ने क्या किया, उसने भी अपनी नौसेना, थल सेना, जल सेना, नौ और जल एक ही होता है, वायुसेना, सभी का विस्तार करने लगा। और इससे जब जर्मनी विस्तार करने लगा, तो जो इंग्लैंड है वह सोचने लगा कि यदि जर्मनी और भी ताकतवर होता है तो वह हमें नहीं छोड़ेगा, हम पे भी आक्रमण करेगा। इसलिए इंग्लैंड भी कहाँ आ गया भैया, तो इंग्लैंड भी आ गया इसी में नौसेना का विस्तार करने में। नौसेना का, वायुसेना का, थल सेना का, सभी लोग विस्तार कर रहे हैं। यूरोपीय जो देश थे वह सभी लोग इससे पहले और 1870-71 के बाद से सभी लोग क्या कर रहे हैं, इतनी हथियार बना रहे हैं, इतनी उसकी बिक्री कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। आपको बता दें कि 1870 और 71 के बाद यूरोप में सैन्य शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया, सैन्य शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि अपने भारतवर्ष में जो ग्रेजुएशन लोग कर रहे हैं, अब उन्हें हिंदी अनिवार्य कर दिया गया है। और कोई भी किसी भी प्रदेश में रहे, आपको हिंदी पढ़ना ही पढ़ना है। उसी तरह यूरोप में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। आप पढ़ो ना पढ़ो, आपको सेना बनना ही है। छात्र जीवन से ही बच्चे को सैनिक बना दिया जाता था। और अपने देश की जो जीडीपी होती है, जो किसी भी देश की जीडीपी 100% में हम लोग वस्तुतः नापते हैं, किसी भी प्रकार की जीडीपी, कोई भी चीज 100% में ही देखा जाता है। तो हर चीज की जो यूरोपीय देश थे वह अपने जीडीपी का लगभग 85% कहाँ खर्च करते थे भैया, तो वह लोग सैनिक हथियारों को बनाने में, सैनिक दृष्टि से मजबूत होने के लिए अपने देश की 80% जीडीपी का खर्चा करते थे सैनिक और हथियारों को लाने में, बनाने में। आप लोग को जान लीजिए। और 15% में वह अपना देश चलाते थे। बताइए, 100% में 85% में वह केवल हथियारों को खरीद बिक्री कर रहे हैं और 15% में वह अपना देश चला रहे हैं। जो बताइए, इतना ज्यादा जब हथियार खरीदा जाएगा, बम गोले बारूद खरीदे जाएंगे, तो वह एक ढेर नहीं बन जाएगा। और जब किसी चीज का यहाँ बम बारूद का ढेर हो जाता है, तो यहाँ केवल एक चिंगारी मार दीजिए, स्वाहा हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। और हुआ भी यही कि पूरा 1914 आते आते पूरे यूरोप एक बारूद के ढेर पर बैठ गया। इतने हथियार वहां हो गए और एक चिंगारी लगी और पूरा यूरोप जल के भस्म हो गया। अब देख लेते हैं बिस्मार्क की कूटनीतिक संधियां।
बिस्मार्क ने क्या किया भैया, तो बिस्मार्क ने फ्रांस को सोचा कि यह यदि सैन्य की दृष्टि से मजबूत होता है तो जर्मनी पे आक्रमण करेगा, इसलिए जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी में उसमें बिस्मार्क थे ही, तो बिस्मार्क ने सोचा कि क्यों ना फ्रांस को हम मित्र विहीन कर दें। क्या कर दें भैया, मित्र विहीन कर दें, आश्रय विहीन कर दें, न उसके पक्ष में कोई रहेगा न ये लड़ेगा। अकेले यदि लड़ता तो उस समय जर्मनी महाशक्ति थी, यह कभी नहीं जीत सकता। और इसलिए बिस्मार्क जानता था कि यदि यह लड़ेगा तो मित्रों की सहायता से ही लड़ेगा, इसलिए किसे भैया, फ्रांस को जर्मनी मित्र विहीन करने की नीति अपनाई। और क्या किया, 1882 में हंगरी भी इसी में है, उस समय हंगरी था एक ही में, ऑस्ट्रिया हंगरी प्लस इटली प्लस जर्मनी, इन लोगों ने क्या बनाया, एक समझौता किया कि इन देशों में यदि कभी युद्ध होता है किसी भी देश के साथ, यह तीनों एक साथ मिलकर उस देश को मारेंगे। ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली और जर्मनी ने त्रिमुखी संधि किया, उस ट्रिपल अलायंस कहा जाता है। कब किया, तो 1882 में किया। कब किया भैया, 1882 में इसने क्या किया, बिस्मार्क ने कूटनीतिक संधि किया और ट्रिपल अलायंस बनाया। अब हम लोग देखते हैं कि जर्मनी विरोधी त्रिमुखी, यह तो बिस्मार्क ने बना दिया, कूटनीतिक संधि करके यह बना दिया कि ट्रिपल अलायंस। अब देखते हैं जर्मनी के विरुद्ध भी ट्रिपल अलायंस बने हैं। क्या बने भैया, जर्मनी के विरुद्ध भी त्रिमुखी संगठन हुए हैं। तो जर्मनी के विरुद्ध देखिए, जर्मनी क्या हो रहा था, बहुत विकसित हो रहा था। विलियम कैसर जो वहां के थे, उनके ही युग से, कहा कि जर्मनी के जो शासक थे विलियम कैसर, उनके ही युग से जर्मनी प्रगति करते ही जा रहा था। और बिस्मार्क के आने तक इतना यह शक्तिशाली हो गया कि उस समय का शक्तिशाली देश जर्मनी ही था। तो इसलिए रूस हो गया और इधर इंग्लैंड हो गया, इधर फ्रांस। अब देखिए इन दोनों ने क्या किया भैया, तो इन तीनों ने भी एक संगठन बनाया जिसे भी त्रिमुखी मैत्री कहा जाता है। इन लोगों ने कैसे बनाया, देखिए इसे क्या था, इसका तो 1870-71 में जो इसके प्रदेश छीने गए थे उसे वह पाना चाहता था, और इसलिए इसे क्या चाहिए था, मित्र चाहिए, ताकि इसकी सैनिक सहायता कर सके। किसकी, फ्रांस की सैनिक सहायता करने के लिए एक मित्र चाहिए था, ताकि वह जर्मनी पर आक्रमण करे तो इसका सहयोग देने वाला कोई रहे, और यह अपना प्रदेश चाहता था, इसलिए इसे मित्र की तलाश थी। और देखते हैं रूस, तो रूस क्या है भैया, रूस आर्थिक दृष्टि से क्या हो गया था, कमजोर हो गया था, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गया था, और यह भी चाहता था कि हमें आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए हमारा कोई साथी हो, कोई सहायक हो, तो इसलिए यह भी मित्र की खोज में ही था। और आ गया इंग्लैंड, तो इंग्लैंड क्या चाहता था भैया, तो जर्मनी जो था वो बहुत ही तेजी से विकसित हो रहा था, प्रगतिशील हो रहा था, इसलिए यह चाहता था कि यदि जर्मनी और भी ज्यादा विकसित हुआ तो यह हमारे लिए क्या हो जाएगा, घातक साबित होगा, इसलिए यह उसे दबाने के लिए भी मित्रों की खोज में था। और यह तीनों क्या हो गए, मिल गए, और मिले तो क्या बना, त्रिमुखी संगठन बना, जर्मनी विरोधी त्रिमुखी संगठन। यह हम लोगों ने देख लिया कि जर्मनी विरोधी त्रिमुखी संगठन बन गया कैसे, क्योंकि यह तीनों की ही क्या थी, कुछ न कुछ कमजोरी थी, और उसी को वह पूरा करने के लिए तीनों आपस में सम्मिलित हो गए और त्रिमुखी संगठन बना दिया। अब देखते हैं जर्मनी की महत्वाकांक्षा देखते हैं हम लोग। तो जर्मनी की महत्वाकांक्षा हमने बताया कि विलियम जो कैसर थे उनके ही शासनकाल से जर्मनी बहुत ही विकसित हुआ, और बिस्मार्क के आते आते इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया
कि बिस्मार्क भी चाहते थे कि हम यदि विलियम कैसर हमें इतना पे ला कर दिए हैं तो हम इसे और ऊंचा करें और बढ़ाएं, और इसलिए बिस्मार्क के युग में उसने टर्की टर्की के साथ क्या किया भैया, एक समझौता किया। किसने? जर्मनी ने क्या किया? टर्की के साथ समझौता किया। कैसा समझौता था ये? कि इसकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि यह उपनिवेश तो चाहता ही था, मगर उपनिवेश के रूप में इसे सर्वसहमति के साथ टर्की मिल गया। कौन मिल गया? टर्की। और यह अपनी सहमति से इसके पक्ष में आना चाहता था, क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति जो थी टर्की की वह खराब हो चुकी थी, और यह चाहता था कि हमारी जर्मनी मदद करे, और जर्मनी भी महत्वाकांक्षी ही था। जर्मनी मदद करता तो इससे कुछ न कुछ जरूर लेता। और आपको बता दें कि बर्लिन से, कहाँ भैया? बर्लिन से बगदाद तक, जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। और बर्लिन से टर्की में बगदाद तक इसने, जर्मनी ने रेलवे लाइन बिछाना चालू किया। क्या बिछाना चालू किया? रेलवे लाइन। और जब टर्की ने इसकी मंजूरी दे दी, कि हाँ आप यहाँ पर रेलवे लाइन बिछा सकते हैं, रेल ले जा आ सकते हैं, तब क्या हुआ? इटली, फ्रांस और रूस, यह सब क्या हो गए? इससे जलने लगे। किससे? जर्मनी से जलने लगे कि यह तो भैया वहां से यहाँ तक रेलवे लाइन बिछा रहा है, बहुत ही प्रगतिशील हो रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। और यह भी एक कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। अब देख लेते हैं हम लोग विषाक्त एवं झूठा प्रचार। विषाक्त एवं झूठा प्रचार में क्या कह रहा है कि 1914 से पहले जो भी बड़े बड़े देश थे, बड़े बड़े देश उस समय पश्चिमी कौन थे भैया? तो फ्रांस था, इटली था, इंग्लैंड था, जर्मनी था। इन बड़े बड़े देशों में क्या होने लगा? झूठा प्रचार होने लगा। जो पत्र पत्रिकाएं वाले थे, जो प्रेस वाले थे, मीडिया वाले थे, वह क्या करने लगे? एक दूसरे का बुराई करने लगे। जर्मनी की जो मीडिया थी, जर्मनी की, वह फ्रांस की बुराई करती, इंग्लैंड की बुराई करती, रूस की बुराई करती, इटली की बुराई करती। यह सब क्या होने लगा? बुराई होने लगा। और जो शांति कायम करने वाली बातें थे उन्हें यह लोग दबाने लगे। मीडिया वाले जो थे वह लोग दबाने लगे। इसी प्रकार फ्रांस में इन सभी देशों का झूठा प्रचार हो रहा है, इटली में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, मतलब कि एकदम झूठा ही झूठा चल रहा है, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, केवल भड़काऊ बयान दिया जा रहा है, जिससे कि आक्रोश पैदा हो, युद्ध की माहौल बने। और वही हुआ कि वह युद्ध की ओर अग्रसर होते गए। अब देखते हैं हम संकटों की भीषण लहर। तो देखिए 1905 से लेकर 1905 से 1913 तक जो था वह भीषण संकटों का लहर था, क्योंकि जो छोटे मोटे प्रदेश थे, देश थे, वह आपस में लड़ते थे। क्या करते थे भैया? आपस में लड़ते थे, और उससे संकट पैदा हो जाती थी। मान लीजिए कोई यहाँ देश है और कोई यहाँ देश है, इसने इस पर आक्रमण कर दिया और इसके कुछ संपदाओं को ले लिया, तो यह क्या हो जाएगा? यह भूखे मरने लगेगा, क्योंकि इसकी जो आर्थिक दृष्टि से है यह छीन ले गया है, इसके धन क्या कर दिया है? छीन ले गया है। इसलिए वह आर्थिक दृष्टि से वह क्या हो गया? कमजोर होने लगे। वह देश जो छोटे छोटे प्रदेश थे, देश थे, वह कमजोर होने लगे। वह आर्थिक संकटों की लहर कहा जाता है। वह 1905 से 1913 तक चला। और यह संकट इतने थे कि यह संकट जो थे, यह जो छोटे मोटे युद्ध होते थे, यह कभी भी प्रथम विश्व युद्ध को करा सकते थे। 1914 से पहले ही प्रथम विश्व युद्ध यह जो संकट थे यह करा सकते थे, मगर वास्तव में यह टलता गया और लास्ट में आकर 1914 में यह प्रथम विश्व युद्ध का रूप ले लिया। अब देख लेते हैं हम लोग लास्ट कारण कि तत्कालिक कारण। सेराजेवा कांड हम लोग देखते हैं। तत्कालिक कारण क्या है भैया? तो तत्कालिक कारण देखिए, बोस्निया जो देश है, एक छोटा सा देश है,
यह किससे आजाद हुआ था? यह पहले गुलाम था, मगर यह सार्बिया की सहायता से आजाद हुआ था। अभी हाल ही में क्या हुआ था? आजाद हुआ था। किसकी सहायता से? तो सार्बिया की सहायता से जो बोस्निया देश है वह आजाद हुआ था। और बोस्निया की राजधानी क्या है? तो बोस्निया की राजधानी यह सेराजेवा है। कौन सा भैया? तो बोस्निया की राजधानी यह सेराजेवो है। ठीक है। और यहाँ देखते हैं कि यहाँ सेराजेवो में बोस्निया की जो राजधानी है वहां ऑस्ट्रिया हंगरी के जो राजकुमार थे फ्रांसिस फर्डिनेंड, यहाँ के राजकुमार कौन थे भैया? तो फ्रांसिस फर्डिनेंड। राजकुमार मतलब इसके उत्तराधिकारी। यहाँ जो राजा थे उनके पुत्र कौन थे भैया? तो ऑस्ट्रिया हंगरी के जो राजा थे उनका जो पुत्र था जिसका नाम था फ्रांसिस फर्डिनेंड, और उसकी पत्नी सोफिया। फ्रांसिस फर्डिनेंड की पत्नी का क्या नाम है? तो सोफिया। यह दोनों कहाँ चले गए? यह दोनों बोस्निया की राजधानी साराजेवो घूमने के लिए चले गए। कहाँ चले गए? तो बोस्निया की राजधानी साराजेवो घूमने के लिए चल गए। और वहां जाने के बाद एक विद्रोही संगठन का क्या नाम था? तो उस संगठन का नाम था काला हाथ। क्या नाम था भैया? काला हाथ नाम था उस संगठन का। और काला हाथ नामक संगठन ने फ्रांसिस फर्डिनेंड और उसकी पत्नी सोफिया को क्या कर दिया? चाकू मार मार के हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद जब यह बात ऑस्ट्रिया को पता चला तो ऑस्ट्रिया बहुत क्रोधित हुआ और उसने इस पे बोस्निया पे तो प्रभाव बनाया ही बनाया, लेकिन जो सार्बिया देश है उसको कहा, क्योंकि सार्बिया की ही सहायता से ऑस्ट्रिया बोस्निया आजाद हुआ था। इसलिए ऑस्ट्रिया हंगरी को लगा कि सार्बिया के कहने पे ही बोस्निया में हमारे राजकुमार और राजकुमार की पत्नी का मृत्यु हुआ है, कत्ल हुआ है। इसलिए ऑस्ट्रिया हंगरी ने क्या कर दिया भैया? तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने सार्बिया को क्या किया? धमकाने लगा और एक प्रस्ताव बनाया। एक प्रस्ताव पारित किया और सार्बिया तक पहुंचा दिया, जिसमें बहुत सारे शर्तें थी और लगभग सारी शर्तें सार्बिया मान चुका था, मगर कुछ शर्तें ऐसी थी जो यदि सार्बिया मानता तो इसके अधीन हो जाता, वह स्वतंत्र नहीं रहता, पराधीन हो जाता। और पराधीनता स्वीकार करना किसी देश के लिए अच्छी बात नहीं है, इसलिए उसने इनकार कर दिया। और यह कांड कब हुआ था भैया? तो 28 जून को साराजेवो में ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार और उसकी पत्नी का क्या हो गया था? कत्ल हो गया था बोस्निया की राजधानी साराजेवो में। और 28 जून को यह कांड हुआ और 1 महीने तक बातचीत होती रही, वार्ता होता रहा, मगर 28 जुलाई को क्या हो गया? ऑस्ट्रिया हंगरी ने सार्बिया को युद्ध की घोषणा कर दिया। क्या कर दिया? युद्ध की घोषणा कर दिया। युद्ध होते होते यह किस तरह वर्ल्ड वॉर में परिणित हो गया, प्रथम विश्व युद्ध में परिणित हो गया, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।